हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रतियोगी अड्डा। दोस्तों आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का सामाजिक अध्ययन का बिल्कुल न्यू क्लास न्यू प्रश्न। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपके लिए नए क्लास में नए नए प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। जो हमारे भाई बहन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी क्लास आपसे मिस ना हो। और जो हमारे भाई बहन नए हैं, जो लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं, वो लोग प्लीज़ इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ साझा करें, उनके साथ भेजें ताकि वो लोग भी देखें और कहीं ना कहीं आप सबका 50 में से 50 आ पाए और कोई भी कभी भी फेल ना हो। क्योंकि यहाँ पे आपका हर क्वेश्चंस का व्याख्या करते हुए मैं यहाँ पे आपको हर एक चीज़ समझाऊंगा। चलिए हम लोग देखते हैं आज का पहला प्रश्न। ये यहाँ पे आपको दिख रहा है पहला क्वेश्चन से। पहला आपका है सन 1857 क्रांति का नेतृत्वकर्ता किसे चुना गया है। अगर बात करें नेतृत्वकर्ता की तो इसमें आपके जाएंगे बहादुर शाह जफर। ओके दोस्तों, बहादुर शाह जफर को चुना गया था। सेकंड आपका है कि लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति क्या थी। डलहौजी देशी राज्यों को किसी न किसी बहाने से अंग्रेजी राज्य में मिलाता जा रहा था। इस कारण सभी राज्य अंग्रेजी के कट्टर शत्रु हो गए थे। ओके दोस्तों, यह आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, 1857 की क्रांति से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बनते भी हैं दोस्तों, और इसी क्वेश्चन में आपको बहुत सारे कन्फ्यूजन भी होते हैं, इसीलिए इस क्वेश्चंस को आप अच्छे से समझ लीजिएगा। नेक्स्ट आपका है सन 1857 की क्रांति के सामाजिक कारण क्या थे। यहाँ पूछा गया आपसे सामाजिक कारण। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको क्या लिखा हुआ दिख रहा है, अंग्रेज भारत की अशिक्षा। देखिए दोस्तों, भारत की अशिक्षा सामाजिक अनेकता तथा व्यापक कुरीतियों के साथ साथ अनेक, देखिए दोस्तों, पिछड़ेपन, ठीक है, पिछड़ेपन और भारत पर शासनाधिकार स्थापित होने से भारतीयों को तुच्छ समझते थे। दोस्तों, जो 1857 की क्रांति हुई थी दोस्तों, उसमें कहीं ना कहीं जो हमारे देश के दोस्तों पिछड़ेपन थे, उसके बाद दोस्तों कुछ सामाजिक अशिक्षा, इन सब कांडों का अंग्रेज अच्छे से लाभ उठाया करते थे। आपको पता ही होगा 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े सैन्य कांड क्या थे। देखिए दोस्तों, सबसे यहाँ पर पहला पॉइंट हम देखते हैं सेना में भारतीयों के साथ वेतन तथा पद से संबंधित भेदभाव। देखिए दोस्तों, क्या था पहले के जब 1857 की क्रांति में क्या हुआ था कि जो अंग्रेज थे उनको पद दोस्तों यानी उनका प्रमोशन होता था, लेकिन दोस्तों एक प्रकार का, ठीक है, यानी उन्हें उच्च वर्ग का जॉब मिलता था। लेकिन जो हमारे देश के थे यानी जो टिकट थे, जो दोस्तों भारतीय थे, उन्हें नीचे वर्ग का पद ही मिलता था। दोस्तों सबसे बड़ा कारण यह था कि कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग करना। ओके दोस्तों, और इससे क्या होता है दोस्तों, इससे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती थी। यही आपका सबसे बड़ा कारण बन सकता है। दोस्तों आप हर चीज़ भूल जाओगे, लेकिन कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी यूज होती थी, आप इस चीज़ों को कभी नहीं भूल पाओगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 1857 की क्रांति के संदेश का प्रतीक चिन्ह क्या था। दोस्तों प्रतीक चिन्ह भी आपसे एग्जाम में पूछ लेगा। तो आंदोलनकारियों ने, ठीक है दोस्तों, आंदोलन क्रांतियों ने रोटी और कमल का फूल को इस विद्रोह के संदेश का प्रतीक बनाया। रोटी और कमल का फूल, ये आपको ध्यान रखना है। 1897 के स्वतंत्रता संग्राम की संघर्ष तिथि क्या थी। दोस्तों यह था आपका 31 मई, ठीक है, 31 मई 1857 निश्चित की गई थी। नेक्स्ट आपका है 1857 की क्रांति की शुरुआत किस जगह हुई थी। दोस्तों बैरकपुर, कहाँ हुआ था, बैरकपुर में हुआ था। आपको दोस्तों याद रखना है कि 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी, आपका हुआ था बैरकपुर से। ओके दोस्तों, आपका हुआ था बैरकपुर से। चलिए, कानपुर में सन 1857 में स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने संभाला। दोस्तों
कानपुर में कौन थे? कानपुर में आपके थे नाना साहब को पेशवा घोषित किया गया था तथा देखिए दोस्तों नाना साहब तथा अजीम उल्ला खां, ठीक है दोस्तों, ये इनके सहयोगी थे। नाना साहब के सहयोगी कौन थे? अजीम उल्ला खां, ठीक है। अब यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको दिखाते हैं कि नाना साहब जब नेपाल जेल में बंद किए गए थे, उसके उपरांत तात्या टोपे ने कानपुर का कमाल संभाल लिया था। अगर दोस्तों बात करें तात्या टोपे की, तो ये रानी लक्ष्मीबाई के गुरु भी थे, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम आपको एक क्वेश्चन में कई क्वेश्चंस दे रहे हैं। नेक्स्ट आपका है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की बागडोर लखनऊ में किसने संभाली? अब यहाँ पर लखनऊ की बात की गई है। देखिए दोस्तों अवध की राजधानी लखनऊ, अवध की राजधानी दोस्तों लखनऊ है। इसके बागडोर कौन संभाले थे? वाजिद अली शाह, वाजिद अली शाह की बेगम हजरत महल की ने संभाला, ठीक है दोस्तों। चलिए अब यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे आपका है 1857 के आंदोलन की विफलता का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? 1857 के कांडों की विफलता का क्या प्रभाव पड़ा? भारत राजनीतिक तथा आर्थिक रूप से ब्रिटिश राज्य पर निर्भर हो गया था दोस्तों, क्योंकि पहले भारत दोस्तों एक गरीब देश था और वहाँ पे दोस्तों कहीं ना कहीं एकता बहुत कम था, इसीलिए दूसरे देश के लोग हमारे देश में आकर पूरा लाभ उठाया करते थे। नेक्स्ट आपका है सन 1857 की क्रांति का विस्फोट तय तिथि से कितने दिन पहले हो गया था? दोस्तों 1857 क्रांति की तिथि 31 मई 1857 थी, किंतु दोस्तों 10 मई 1857 को ही क्रांति का विस्फोट हो गया था। देखिए दोस्तों अगर मान लो आज से पूछ ले कि 1857 की क्रांति का हार का सबसे बड़ा कांड क्या है, तो आपको ये लिखना है कि तय की गई तिथि से पहले क्रांति करना। ओके दोस्तों यह आपका सबसे मेन पॉइंट है, बन जाएगा 1857 की क्रांति का हार का, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन से। नेक्स्ट आपका है यहाँ पर 1858 में महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र किसने जारी किया था? इलाहाबाद के मिल्टो पार्क में 1 नवंबर सन 1858 में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र जारी किया था। यहाँ पे नेक्स्ट आपका है अहमदिया आंदोलन प्रारंभ हुआ था दोस्तों। अहमदिया आंदोलन प्रारंभ किया था किसने किया था? सर सैयद अहमद खान ने किया था। 1857 दोस्तों ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? आपका हुआ था 1828 में दोस्तों। कब हुआ था? आपका हुआ था 1828 में दोस्तों। हम यहाँ पर थोड़ा सा पेन का रंग चेंज कर ले रहा हूँ, 1 मिनट। चलिए अब ठीक है ना, अब ठीक है जी दोस्तों। अब यहाँ पर रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी 1897 में। कब हुआ था? 1897 में हुआ था। बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? मदन मोहन मालवीय जी ने किया था। तो इस सारे क्वेश्चंस को आपको लिखना होगा, ठीक है। जो आपके मोस्ट लगे आप उसको लिख भी सकते हो। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपकी एग्जाम में आ जाते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? आपका हुआ था 1906 में। किसने किया था? आगा खां। ओके दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है वर्ष 1983 में शिकागो में आयोजित सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? आपका हो जाएगा स्वामी विवेकानंद जी। किसने किया था? स्वामी विवेकानंद जी ने किया था। आधुनिक भारत के जनक थे दोस्तों। आधुनिक भारत के जनक कौन थे? आपके थे राजा राम मोहन राय जी थे। देखिए दोस्तों नेक्स्ट आपका है स्वामी विवेकानंद जी का जन्म कब हुआ था? स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था आपका 1863 में, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट आपका है राजा राम मोहन राय का जन्म कब हुआ था? आपका हुआ था 1772 में। कब हुआ था? आपका 1772 में आपका हुआ था। इंडियन
एसोसिएशंस की स्थापना किसने की थी? इंडियन एसोसिएशंस की स्थापना किसने की थी? आपका हो जाएगा दादा भाई नौरोजी ने किया था। दोस्तों इन सारे क्वेश्चंस को आपको अच्छे से पढ़ना है, ऐसे क्वेश्चंस आपके 1 नंबर में आ जाते हैं। प्रजातंत्र दल तथा फॉरवर्ड ब्लॉक जैसे दलों की स्थापना किसने की थी? आपके जाएंगे सुभाष चंद्र बोस। दोस्तों कौन थे आपके? सुभाष चंद्र बोस जी थे। अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग नेहरू रिपोर्टर किसने तैयार किया था? मोतीलाल नेहरू। तो दोस्तों नेहरू रिपोर्टर किसने तैयार किया था? आपके हो जाएंगे मोतीलाल नेहरू जी। इंडिया विंग्स फिल्म पुस्तक के लेखक कौन थे? आपके जाएंगे मौलाना अबुल कमाल आज़ाद। भगत सिंह को फांसी कब दी गई? दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भगत सिंह को फांसी कब दी गई? आपको हो जाएगा 23 मार्च 1931 में दी गई थी। कब दी गई थी? 23 मार्च 1931 में दी गई थी। नेक्स्ट आपका है सन 1857 की क्रांति के बाद भारत पर क्या असर पड़ा? 1857 की क्रांति के बाद भारत राजनीतिक तथा आर्थिक रूप से एक प्रकार अपने लंबे इतिहास में किसी विदेशी ताकत दोस्तों यानी ब्रिटिश सम्राट पर निर्भर हो गया था। दोस्तों क्योंकि जनधन का बहुत ही ज़बरदस्त हानि हुआ था, ठीक है, इसलिए दूसरे सम्राट पर निर्भर हो गया था। चलिए अब यहाँ देखते हैं थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। धार्मिक तथा सामाजिक सुधार से क्या तात्पर्य है? समझाइए। देखिए तो आपका जो धार्मिक और सामाजिक सुधार है इसमें आपका जाएगा इसमें तो आपका जाएगा तर्कवाद, विज्ञानवाद, मानवतावाद। ओके दोस्तों ये सब आपके सामाजिक दोस्तों जो आप के मेन है आपको उसको लिखना है। देखिए आपका सामाजिक कृतियों, अंधविश्वास, ठीक है दोस्तों, कर्मकांड आदि के सुधार के उपाय किए गए हैं। धार्मिक सुधार आंदोलन से क्या अभिप्राय है? भारत में लगभग सभी सामाजिक कृतियों धार्मिक मान्यताओं पर आधारित थी, इसलिए धर्म को सुधारे बिना समाज सुधार संभव नहीं था। दोस्तों कुल मिलाकर आप बोल सकते हो अंधविश्वास, क्योंकि दोस्तों जो आपके धार्मिक मान्यताएं होती हैं वह आपका एक प्रकार का अंधविश्वास होता है। जब तक आपका अंधविश्वास दूर नहीं होगा दोस्तों तब तक आपका धार्मिक सुधार नहीं होगा। देखिए दोस्तों मैं आपको यहाँ पर एक बात बता दूँ, जो आपको सेम टू सेम यहाँ पे दिख रहा है आपको आप ये भी लिख सकते हो। अगर मान लो आपको ये चीज़ें याद नहीं होती हैं तो दोस्तों आप क्वेश्चंस पर थोड़ा सा तर्क लगाकर आप अपने मन से भी लिख सकते हो। ओके दोस्तों अब जैसे कि मान लो यहाँ पे आपको दिया गया है धार्मिक सुधार आंदोलन, ठीक है दोस्तों, तो आप ये सारा तामझाम अगर नहीं याद कर पाते हो तो आप इसको छोड़ दो। आपको ध्यान क्या रखना है? धार्मिक सुधार। दोस्तों एक धर्म को तभी हम लोग शुद्ध कर सकते हैं जब उसमें उपस्थित अंधविश्वास को दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों आप अंधविश्वास के साथ साथ ये भी लिख सकते हो सती प्रथा, उसमें भी आपका एक प्रकार का अंधविश्वास है। ओके तो विवाह पुनः विवाह निषेध, यानी दोस्तों जिसकी शादी हो गई है उसकी शादी दोबारा ना करने का अंधविश्वास। दोस्तों ये सब आपके अंधविश्वास के अंतर्गत आएंगे। तो जब तक आपका अंधविश्वास नहीं दूर होगा तब तक आपका धर्म शुद्ध नहीं होगा। चलिए इसको तो हम जूम पर दे रहा हूँ ताकि आपको दिखे अच्छे से। ओके दोस्तों अब यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्या है? साइंटिफिक सोसाइटी यानी विज्ञान समिति की स्थापना किसने की थी? आपके हो जाएंगे 1864 में सर सैयद अहमद खान ने की थी। दोस्तों कब की थी? सर सैयद अहमद खान ने की थी। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है फारसी सुधार आंदोलन के नेता कौन थे? आपके हो जाएंगे दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट आपका है सत्य शोधक समाज का गठन किसने किया था? तो दोस्तों ज्योतिबा फूले, ठीक है दोस्तों, ज्योतिबा फूले ने सत्य शोधक समाज का गठन किया था। नेक्स्ट आपका है थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? 1868 में। दोस्तों 1886, ठीक है, 1886 में एनी बेसेंट ने मद्रास की एक सोसाइटी की स्थापना की थी। ठीक है चलिए नेक्स्ट आपका है नवजागरण से क्या अभिप्राय है? धर्म तथा समाज से संबंधित पुरानी परंपराओं एवं मान्यताओं में परिवर्तन लाने के प्रयास को नवजागरण के नाम से जाना जाता है। ठीक है
चलिए नेक्स्ट आपका है प्रार्थना समाज की स्थापना किस वर्ष किसके द्वारा की गई थी। सन 1868 में मुंबई में केशव चंद सेन के सहयोग से आत्माराम पांडुरंग द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। दोस्तों ये क्वेश्चन आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको 3 स्टार में लगा सकते हो। ओके दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके आ सकते हैं इस बार। आर्य समाज की स्थापना का उद्देश्य क्या था। दोस्तों इसका उद्देश्य ये था कि प्राचीन वेदों धर्म की शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना। दोस्तों क्योंकि उसमें बहुत सारे अंधविश्वास भरे हुए थे। नेक्स्ट आपका है रामकृष्ण मिशन के उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। मानव मात्र के कल्याण हेतु कार्य करना, राष्ट्रीयता की भावना विकास करना, ओके तो गुरु रामकृष्ण की शिक्षाओं को देश विदेश में प्रचार करना। ओके तो यही सब आपके थे। नेक्स्ट आपका है मुस्लिम सुधार फारसी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी। इस आंदोलन की शुरुआत हाजी सैयद उल्लाह ने की थी। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट आपका है राष्ट्रीय भावनाओं के विकास में राजनीतिक एकता की भूमिका की थी। सामाजिक शक्तियों द्वारा देश में सांप्रदायिकता क्षेत्र तथा भाषाई विरोध के बीज बोने के बावजूद अखिल भारतीय भावना पनपी। दोस्तों एक पनपी, इसके विचारित एवं भावात्मक एकता को बढ़ावा दिया। नेक्स्ट आपका है राष्ट्रीय भावना के विकास में प्रेस व साहित्य की क्या भूमिका थी। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के अनेकों समाचार पत्र निकले, जिनके प्रकाशित स्वशासन, जनतंत्र तथा औद्योगिक जैसे लोकप्रिय विचारों ने समाज में राष्ट्रीय भावनाओं का विकास किया। दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में ठीक है नहीं आते हैं, लेकिन ये आपका आ सकता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की विचारधाराओं का वर्गीकरण कीजिए। यह विचारधाराएं दोस्तों निम्न थी। देखिए दोस्तों इसमें आपको कभी कभी आपसे पूछेगा कि आखिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कितने दल थे। तो आपका एक था नरम दल, ओके दोस्तों, आपका एक था गरम दल, ठीक है। कभी कभी पूछ लेगा आपसे कि नरम दल और गरम दल के नेताओं का नाम लिखिए। आपको दोस्तों यह चीज़ याद रखना है कि जो आपके नरम दल के थे वे आपके जाएंगे दादा भाई नौरोजी, ठीक है, गोखले, मालवीय और सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। और जो आपके थे गरम दल के आपके हो जाएंगे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल, ठीक है। ये सब आपके हो जाएंगे नेता गरम दल के। तो आपको नरम और गरम दोनों लिखकर आगे बढ़ना है। अब यहाँ देखते हैं होम रूल। दोस्तों होम रूल आंदोलन का संक्षिप्त परिचय आपको देना है। 1916 में नरम और गरम दोनों दलों एवं कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हुआ। इसी समय बाल गंगाधर तिलक, श्रीमती एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन प्रारंभ किया था। अब दोस्तों यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन और बन के निकलता है कि होम रूल आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। तो आपका हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक और श्रीमती एनी बेसेंट जी दोनों मिलकर होम रूल आंदोलन प्रारंभ किया था। बंग भंग आंदोलन, दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। बंग भंग आंदोलन कब हुआ। बंगाल का विभाजन किस गवर्नर ने किया था। बंग भंग आंदोलन यह दोस्तों आपका जून 1905 में हुआ था। और बंगाल का विभाजन दोस्तों गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन ने किया था। दोस्तों ये देखिए सबसे अच्छा क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं। रॉयल एक्ट क्या है। दोस्तों
रॉयल एक्ट क्या है, ये आपको बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर मिल गया है। देखिए दोस्तों, ब्रिटिश सरकार, आप किसको देखना अच्छे से, ब्रिटिश सरकार ने सर सिडनी रॉयल की नियुक्ति की, जिन्हें इस बात की चर्चा करनी थी कि भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों के माध्यम से सरकार के विरुद्ध परतंत्र करने वाले लोग कहाँ तक फैले हुए हैं और उसमें उनसे निपटने के लिए किस प्रकार के कानूनों की आवश्यकता है। इस संबंध में सर सिडनी रॉयल की समिति ने जो सिफारिशों की, उन्हें ही रॉयल एक्ट अधिनियम या रॉयल एक्ट के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? दोस्तों, यह हुआ था आपके अमृतसर में। दोस्तों, अमृतसर, ठीक है, आपका तो अमृतसर में हुआ था। दोस्तों, जालियांवाला बाग हत्याकांड में आहत होकर किसने अपनी सर की उपाधि त्याग दी थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने सर की उपाधि त्याग दी गई थी। दोस्तों, इनको सर का उपाधि नहीं था, इन्होंने अपना सर का उपाधि त्याग दिया था। अगर पूछे आपसे कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था, तो वह हुआ था आपके पंजाब के अमृतसर शहर में। उसी बगल आपको गोल्डन टेम्पल भी देखने को मिल जाएगा। खिलाफत आंदोलन में संघर्ष के लिए कौन सा मार्ग अपनाया गया है? खिलाफत आंदोलन में संघर्ष के लिए अहिंसक आंदोलन, उसने एक मिनट, हाँ, अहिंसक आंदोलन मार्ग अपनाया गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, शायद यहाँ पे आपका क्वेश्चन समाप्त हो चुका है, लेकिन दोस्तों हम यहाँ पर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आपका नया पेज खुल गया है। अब यहाँ पर हम थोड़ा क्वेश्चंस और देख लेते हैं दोस्तों, और बचे हुए क्वेश्चंस को हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देख लेंगे। अब यहाँ देखते हैं आपका चौरी चौरा कांड कहाँ हुआ था। दोस्तों, यहाँ पे आपको बताना कि आपका चौरी चौरा कांड कहाँ पे हुआ था। दोस्तों, 15 फरवरी 1922 में आपका गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पे हुआ था। दोस्तों, चौरी चौरा घटना के नाम पर ही उस गांव का नाम चौरी चौरा नामक स्थान कर दिया गया है। नेहरू रिपोर्टर्स में कोई दो सिफारिशों का तुलन कीजिए। दोस्तों, पहला आपका था भारत को पूर्ण औपनिवेशिक स्वराज्य की दर्जा मिले तथा उसका स्थान ब्रिटिश शासक के अधीन अन्य उपनिवेशों के समान की हो। नेक्स्ट आपका था भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन किया जाए। नेक्स्ट आपका है जालियांवाला बाग हत्याकांड आपका कहाँ हुआ था। दोस्तों, हमने आपको इस क्वेश्चन को पहले ही बताया था कि हुआ था आपका अमृतसर में, पंजाब के पास है आपका अमृतसर। असहयोग आंदोलन 1922 और 1920 से 1922 का मूल उद्देश्य क्या था? इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था अन्यासी अंग्रेज शासक का सहयोग न करना। नेक्स्ट आपका है गांधी जी ने चौरी चौरा कांड के बाद असहयोग आंदोलन वापस क्यों किया? चौरी चौरा घटना से दुखी गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया। उनका मानना था कि हिंसा से स्वाधीनता प्राप्त नहीं की जा सकती। दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं अच्छे से, आपका ये चौरी चौरा कांड दोस्तों, ठीक है, आपका काकोरी कांड, आपका लाहौर कांड, ये क्वेश्चंस आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पे आपका काकोरी कांड कब हुआ था? आपका हुआ था अक्टूबर 1924 में। ओके दोस्तों, ये आपका दोस्तों इसके आपके क्रांतिकारी थे, कानपुर के थे। कहाँ के थे दोस्तों? आपके कानपुर के थे। ये आपका हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन से हुआ था। दोस्तों, जो ये आपका काकोरी कांड था, इसमें आपका क्या हुआ था? ठीक है दोस्तों, इसमें आपके रेलगाड़ी की सरकारी खजानों को लूटा गया था। दोस्तों, काकोरी कांड में आपको बस केवल 3 चीज़ें याद रखनी है। कौन कौन सी दोस्तों? ठीक है, 3 नहीं, आपको बस केवल याद करनी है, 4 चीज़ों पर बात करनी है। देखिए, काकोरी कांड अक्टूबर 1924 में दोस्तों। कानपुर में क्रांतिकारी कौन थे? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन से। ठीक है दोस्तों, क्या हुआ था? रेलगाड़ी सरकारी
खजानों को दोस्तों, रेलगाड़ी में रखा हुआ सरकारी खजानों को लूट लिया गया था। ओके दोस्तों, चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपका है कि लाहौर कांड से आप क्या क्या तात्पर्य है। अब यहाँ पे दोस्तों आपका लाहौर कांड है, आपको क्या याद रखना है, भगत सिंह और राजगुरु दिसंबर 1928 में लाला लाजपत राय पर लाठी बरसाने वाले जो अंग्रेज थे, ओके दोस्तों, जो अंग्रेज थे उनके हत्या कर दिया था। देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर फिर से इसको एक बार समझ लीजिए। जो आपका लाहौर कांड हुआ था, भगत सिंह और राजगुरु जी ने 1928 को जो लाला लाजपत राय पर लाठी बरसाए थे, ठीक है, जो अंग्रेज अधिकारी थे उनका हत्या कर दिया था दोस्तों। उसके बाद 23 मार्च 1931 को लाहौर में इन क्रांतिकारियों को फांसी दी गई थी दोस्तों। भगत सिंह और राजगुरु को फांसी दे दिया गया था क्योंकि उन्होंने लाला लाजपत राय की जिन्होंने लाला लाजपत राय पर लाठी बरसाया था, ठीक है दोस्तों, उनकी हत्या कर दिया था। अब यहाँ पे आपका है नेक्स्ट, साइमन वापस जाओ। देखिए इसमें आपका क्या होगा, साइमन वापस जाओ। 1928 में अंग्रेज सरकार ने भारत के शासन हेतु नियम बनाने के लिए समिति बनाई थी जिसका नेतृत्व साइमन द्वारा किया गया था। इस समिति में कोई भारतीय नहीं था। इस कारण साइमन जहाँ गया वहाँ जुलूस निकले, ओके दोस्तों, और यह नारा यह था कि साइमन वापस जाओ। अगर दोस्तों आपसे ये पूछ ले मोटी मोटा बात में कि साइमन वापस जाओ यह क्यों अभिप्राय था दोस्तों, इससे क्या अभिप्राय था, तो आपको ये बताना है कि सन 1928 में अंग्रेजों सरकार के द्वारा एक समिति अपनाई गई थी, ओके दोस्तों, यह उसका नेतृत्व साइमन कर रहा, ठीक है। किसने किया था, साइमन ने किया था, और उसमें एक भी भारतीय शामिल नहीं थे, इसलिए भारतीयों ने कहा कि साइमन वापस जाओ। अब यहाँ देखते हैं, महात्मा गांधी इरविन समझौता को समझाइए। दोस्तों यहाँ पे आपको महात्मा गांधी इरविन समझौता को समझाना है। देखिए दोस्तों, कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने अंग्रेजी को वायसराय से चर्चा करने के लिए अधिकृत किया। तत्पश्चात 19 फरवरी 1931 को दोस्तों 1931 को गांधी जी ने भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन से भेंट की तथा अपनी वार्तालाप लगभग 15 दिन तक चली। इसके परिणामस्वरूप 5 मार्च 1931 को एक समझौता हुआ कि गांधी इरविन समझौता कहा गया है दोस्तों। जो ये आपका वार्ता हुआ था दोस्तों, इसे ही आपका गांधी इरविन समझौता कहा गया है। इस समझौते ने कांग्रेस की समिति को सरकार के समकक्ष पहुंचा दिया। ओके दोस्तों, चलिए अब थोड़ा हम और आगे बढ़ते। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि पूना पैक्ट कब तय किया गया था। पूना पैक्ट आपका तय किया गया था 1932 में। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट आपको यहाँ पर है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन आपका हुआ था लंदन में दोस्तों। कहाँ हुआ था, आपका लंदन में हुआ था, ठीक है। चलिए, प्रथम गोलमेज सम्मेलन की अवधि क्या थी, यह आपका था नवंबर 1930 से जनवरी 1931 तक। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदारवादी नेताओं के नाम लिखिए। अब यहाँ पे आपको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदारवादी नेता थे, आपके थे महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, दादा भाई नौरोजी और गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। ये आपके 4 लोग थे। नेक्स्ट आपका है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उग्रवादी नेताओं के नाम बताइए। अब यहाँ पे आपको भारतीय राष्ट्रीय उग्रवादी नेताओं के नाम बताना है। इसमें आपका होगा सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय, ये आपके हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख उदारवादी नेता दादा भाई नौरोजी तथा राजनीतिक में प्रवेश कब हुआ।
ये आपके हैं उदारवादी नेता। दादा भाई नौरोजी का राजनीतिक में प्रवेश सन 1886 के समय हुआ था। ओके दोस्तों, चलिए अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रमुख उदारवादी नेता गोपाल कृष्ण गोखले को किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था? वर्ष 1905 गोखले जी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। नेक्स्ट आपका है भारत की जलवायु किस प्रकार है? दोस्तों भारत तापमान और दोस्तों देखिए हम यहाँ पे आपको बता दें कि सामाजिक अध्ययन में आपका भूगोल, नागरिक शास्त्र, इतिहास दोस्तों आपसे हर क्वेश्चंस आपसे मिक्स आते हैं, ठीक है, आपके मिक्स आते हैं। अब यहाँ पे आपको भूगोल की भी क्वेश्चन देखने को मिल गए हैं, ठीक है। तापमान और वर्षा में प्रादेशिक भिन्नता होते हुए भी भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। दोस्तों बस केवल आपको इतना ध्यान रखना है, जहां आपसे क्या पूछा गया है एक नंबर में कि भारत की जलवायु किस प्रकार है। दोस्तों भारत की जलवायु मानसूनी है। कैसा है? आपका मानसूनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका है मौसमी पवनें किसे कहते हैं? जब सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधे पड़ती हैं तब भारत में शीत ऋतु होने के कारण हवाएं स्थल से समुद्र की ओर चलने लगती हैं। इसे मानसूनी पवन कहते हैं। अब यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट आपका है भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? दोस्तों जो आपके कारक हैं आपको सब लिखना है। आपका दोस्तों हिमालय पर्वत पर स्थित आपके समुद्र, मानसूनी पवनें और धरातल की बनावटी दोस्तों, ये सब आपके दोस्तों आपके अक्षांशीय भी हैं। ये सब आपके भारत के जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। अब यहाँ देखिए आपका नेक्स्ट है समताप रेखा, ठीक है। समताप रेखा किसे कहते हैं? समान तापक्रम वाले स्थानों पर मिलाकर खींची जाने वाले रेखा को समताप रेखा कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका ये सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? दोस्तों सबसे अधिक वर्षा अब देखिए यहाँ हम बात करते हैं विश्व में। दोस्तों विश्व में सबसे अधिक वर्षा होता है आपका मेघालय के चेरापूंजी में। कहाँ होता है? विश्व में सबसे अधिक वर्षा आपका होता है मेघालय के चेरापूंजी के निकट माइसराम गांव में होती है। दोस्तों ग्राम में होती है। यहाँ पे आपका 1142 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष वर्षा होता है। दोस्तों आज हम लोगों ने यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन देखे हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन देखे हैं। अगर मान लो आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। यह था आपका क्लास फर्स्ट। दोस्तों अब हम देखते हैं, ठीक है, क्लास सेकंड। आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करिए, शेयर करिए। हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।